हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर बैठकर इस लॉकडाउन के समय में जब सभी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपको पता है CBSE ने एंड अदर स्टेट बोर्ड्स ने अब बच्चों के जो एग्ज़ाम लेने के लिए पैटर्न को चेंज कर दिया है। इससे पहले सब्जेक्टिव पेपर लिए जाते थे, लेकिन इस बार इस कोरोना की वजह से दोस्तों गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि बच्चों के ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लिए जाएं, क्योंकि इससे बच्चों को कम समय के लिए ही एग्ज़ाम्स में बैठना पड़ेगा और इससे उनके बीच में बीमारी को फैलने का खतरा कम होगा। दोस्तों आज मैं आपको 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उससे रिलेटेड उससे आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, लास्ट 5 to 7 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं दोस्तों 1 by 1 यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और हर क्वेश्चन का ना कि केवल आपको आंसर बताया जाएगा, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ जो वो प्रीवियस ईयर्स के हैं, ये आने वाले एग्जाम्स में वही सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हों। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर होता है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट वही रहता है, तरीका वही रहता है, बस क्वेश्चंस की पैरामीटर्स को चेंज कर दिया जाता है दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को बदल दिया जाता है। तो दोस्तों मेरा नाम है दीपक माहौर और आपका स्वागत है JV के गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके प्रीवियस ईयर्स के MCQs। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। दोस्तों किसी भी बोर्ड में आने वाला ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच की जो फोर्स है दोस्तों वो F है। दोस्तों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होने वाला है, उनके बीच की फोर्स है दोस्तों F। When distance between them, और जब उनके बीच की जो दूरी है इज मेड 1/4। 1/4 का मतलब दोस्तों है 1/4 यानी कि 1/4, एक हिस्से का चौथा हिस्सा। 1/4 एक चौथाई। अगर उसकी डिस्टेंस को 1/4 कर दिया जाए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि सपोज करो दोस्तों हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q1, ये पॉजिटिव है, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2 लेकिन वो नेगेटिव है। सपोज करो दोस्तों इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है और ऑल ऑफ यू नो दैट इफ ए चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव देन अट्रैक्शन इज फोर्स इज प्रोड्यूस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों इस पर जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी। ये Q1 लगाने वाला है 2 पर, तो फोर्स लगेगी 2 पर और लगाने वाला कौन है 1, यानी कि F21, और ये इस पे लगाएगा अपनी तरफ, इसको अट्रैक्ट करेगा। F फोर्स लगेगी दोस्तों 1 पर और लगाएगा कौन 2। दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस का Q1 एक माइनस का Q2, डिस्टेंस है R, इनके बीच में लगने वाली फोर्स ये है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या कहता है दोस्तों, ये दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होती हैं एंड अपोजिट होती है। दोस्तों दोनों फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कूलॉम्स लॉ का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं अब सॉल्व करा रहा हूं। सिंस दोस्तों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस क्या होती है दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। सभी को एक फॉर्मूला याद हो दोस्तों, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। यहाँ पर दोस्तों Q1 Q2 हमारे दो चार्जेस हैं, R उनके बीच की डिस्टेंस है, ये 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देते हैं। दोस्तों इस फॉर्मूले को हम सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 बाई R²।
इसको दोस्तों हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है, हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, आप इस फॉर्मूले से दो कंक्लूजन निकालते हैं दोस्तों। यदि मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव कर देता हूं तो यहां से रिजल्ट निकल के आता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू चार्जेस एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यानी कि यहाँ पे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। यदि हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा दोनों चार्जेस के बीच में दोस्तों, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाती है, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही अगर इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी, ये तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स इंक्रीज होगी। यदि इनके मैग्नीट्यूड्स डिक्रीज होंगे देन फोर्स भी डिक्रीज होगी। दोस्तों सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं, डिफरेंट केसेस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/4। यानी कि दोस्तों जब उनके बीच की डिस्टेंस r है तो उनके पास फोर्स है दोस्तों ये F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। ये हमारी फोर्स नंबर 1 है दोस्तों। ये हमारी फोर्स है F1 और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, F दे रखी है F। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब इनके बीच की डिस्टेंस r है तो फोर्स ये है। यदि हम डिस्टेंस को अगर हम r की जगह पर दोस्तों r/4 रख दें, r को हम रिप्लेस कर दें r/4 से, 1/4 का इसका मतलब यही होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट न्यू फोर्स क्या आएगी दोस्तों, k Q1 अपॉन Q2 अपॉन r की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, r/4 और इसका स्क्वायर। दोस्तों अब इसको सॉल्व कर देते हैं, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर अपॉन 16। दोस्तों ये जो 16 है ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों, इससे क्या होगा, F2 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर इंटू 16। दोस्तों यदि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर और ये के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, ये तो F1 है दोस्तों। यानी कि F1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, F। इस वैल्यू की जगह पर हम F पुट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 16 को आगे लिख दे दोस्तों, 16 इंटू F। यहाँ पर आपको क्लियरली शो हो गया दोस्तों कि जो न्यू फोर्स है वो पहले वाली फोर्स की 16 टाइम्स हो जाती है। यानी कि फोर्स बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ F। यानी कि दोस्तों जो फोर्स पहले F थी, अब इसकी फोर्स क्या हो जाएगी दोस्तों, 16 टाइम्स, 16 गुना बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी दोस्तों, मैंने आपको बताया था अगर हम डिस्टेंस को 1/4 डिक्रीज कर देते हैं, अगर उनके बीच की गैप को कम कर देते हैं तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। कितनी लगेगी दोस्तों, 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है, 16 टाइम्स। दोस्तों और क्या केसेस बन सकते हैं, केस नंबर 2 को मैंने क्या लिया दोस्तों, इफ डिस्टेंस बिकम्स डबल। यदि हम डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, यानी कि यदि हम r को 2r से रिप्लेस कर देते हैं, देन न्यू फोर्सेस क्या बनेगी दोस्तों, इसी फॉर्मूले में रख देते हैं, F2 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 2r स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, के Q1 Q2 अपॉन 4 आर स्क्वायर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इस 1/4 को कॉमन ले लेता हूँ दोस्तों, 1/4, तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1/4। दोस्तों ये जो वैल्यू है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो F के इक्वल है, तो इसकी जगह पर क्या है दोस्तों, F। यानी कि जो न्यू फोर्स है दोस्तों वो पहले वाली फोर्स का 1/4 टाइम्स, यानी कि 1/4 हमारी जो न्यू फोर्स है वो पहले वाली फोर्स का 4 गुना कम हो जाएगा। पहले हमने देखा था दोस्तों जब डिस्टेंस को उसने 1/4 किया था तो फोर्स इंक्रीज हो गई थी, और मैंने आपको बताया जब भी डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फोर्स डिक्रीज होगी, और अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो फोर्स इंक्रीज होगी, बिकॉज फोर्स एंड डिस्टेंस के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये दोनों केसेस क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। एक बार रिपीट करा देता हूँ दोस्तों, यदि डिस्टेंस को हम 1/4 कर दें, यह फॉर्मूला आपको सबको पता है, इसकी वैल्यू हम के मान लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है।
Q1 Q2/r²। उसने बोला यदि हम डिस्टेंस को 1/4 कर दें, r की जगह पर हम r/4 पुट कर दें तो इसका स्क्वायर करने पर r²/16, ये 16 चला जाएगा ऊपर की साइड इधर, तो यहाँ पर 16 पहुँच जाएगा। ये जो वैल्यू है Q1 Q2/r², ये f के इक्वल है, f 16 इंटू एफ। इट मीन्स अगर हम डिस्टेंस को 1/4 कर दें तो 16 टाइम्स हो जाएगा। दोस्तों 1/4 की जगह पर वो हाफ भी कह सकता है। यदि हम डिस्टेंस को हाफ कर दें, यदि हम केस नंबर 3 क्या हो सकता है दोस्तों, इफ डिस्टेंस इज हाफ, यदि हम डिस्टेंस को हाफ कर दें तो दोस्तों नई फोर्स क्या बन जाएगी दोस्तों। इस बार हमें क्या करना है दोस्तों, r को रिप्लेस कर देंगे r/2 से। r की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, r/2, तो नई फोर्स क्या बनेगी दोस्तों, F2 = K Q1 Q2 r की जगह पर आएगा r/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, K Q1 Q2 r²/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा दोस्तों इधर, तो ये बन जाएगा 4 × F। ये वैल्यू जो है दोस्तों वो F की इक्वल है, K Q1 Q2/r²। इट मीन्स इस केस में क्या होगा दोस्तों, जो हमारी फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर हम ले देंगे 4 टाइम्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको 3 केसेस कराए हैं, जिसमें मैंने सिर्फ डिस्टेंस को ही वेरी किया है, डिस्टेंस को ही चेंज किया है। 1/4 हो जाए तो ये केस बनेगा, हाफ हो जाए तो ये केस बनेगा, डबल हो जाए तो ये केस बनेगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर डिस्टेंस को वो जैसा भी बोले, 1/4 की जगह वो 1/3 भी कह सकता है दोस्तों। 1/3 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 1/3। तो आप r की जगह पर क्या पुट करेंगे, r/3, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 ऊपर जाएगा तो 9 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही डबल की जगह पर वो 3 टाइम्स कह सकता है, 3 गुना 3 टाइम्स, तो r की जगह पर आप क्या कर देंगे, 3r रख देंगे। यहाँ पर 3r का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 1/9, यानी कि अभी तो यहाँ पर फोर्स 1/4 हो रही थी, फिर हो जाएगी 1/9। तो दोस्तों इतने ही केसेस बनते हैं इसमें, उसके और जैसा भी आपको डाटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है कि अभी तो मैंने डिस्टेंस को ही चेंज किया था, यदि इसके साथ साथ वो मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर दे या सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करे, देन क्या होगा दोस्तों नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि इफ, ये हमारा केस नंबर 4 है दोस्तों, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस इज डबल्ड, यदि हम मैग्नीट्यूड को डबल कर दें एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/3, what will be the new force। दोस्तों इस केस में क्या बोला उसने कि यदि मैग्नीट्यूड को भी डबल कर दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें, सॉरी 1/3 कर दें, तो नई फोर्स क्या बनेगी दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये जो फोर्स है दोस्तों, ये फोर्स तब है जब उनके मैग्नीट्यूड Q1 Q2 है और डिस्टेंस r है। अब इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम पैरामीटर्स को चेंज करते हैं दोस्तों। उसने पैरामीटर्स को क्या बोला है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, दोनों की मैग्नीट्यूड को डबल कर दें, यानी कि Q1 को रिप्लेस कर दें 2Q1 से, Q2 को रिप्लेस कर दें 2Q2 से, एंड डिस्टेंस इज 1/3, r को रिप्लेस कर दें r/3 से, तो दोस्तों नई फोर्स क्या बनेगी दोस्तों, F = 1/4। दोस्तों इसको तो हम K मान लेते हैं, इसकी जगह पर हम K रख लेते हैं दोस्तों, K क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता था। K Q1 की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 2Q1 इंटू Q2 की जगह पर क्या आएगा, 2Q2 अपॉन R की जगह पर क्या आएगा, r/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्या निकल के आता है, K Q1
Q2 इंटू 2 4 अपॉन R का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9। ये जो 9 है आपको पता ऊपर चला जाएगा। देन व्हाट वी विल गेट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 4 द 36। इसकी जगह पर दोस्तों हम ये F पुट कर सकते हैं F, तो 36 इंटू F। ये हमारी दोस्तों न्यू फोर्स है। और ये फोर्स क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो नई फोर्स है ये पहले वाली फोर्स की 36 टाइम 36 गुना हो जाएगी दोस्तों। आई थिंक दोस्तों ये केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस केस में क्या किया दोस्तों उन्होंने कि मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर दिया और डिस्टेंस को भी चेंज कर दिया। क्वेश्चन वो सिंपल ऐसे भी बना सकता है कि केवल मैग्नीट्यूड को ही चेंज करे। केस नंबर 5 क्या बना सकता है दोस्तों, इफ मैग्नीट्यूड of two charges is made 3 times but distance is same। दोस्तों इस बार क्या उसने क्या बोला दोस्तों, अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड ही केवल 3 टाइम्स हो जाए यानी कि 3 गुना हो जाए लेकिन डिस्टेंस सेम हो, तो दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों उसने डिस्टेंस को सेम रखा। इस बार उसने क्या कर दिया, केवल चार्जेस की मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया। Q1 की रिप्लेस कर देंगे 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना 3Q1। ऐसे ही Q2 को रिप्लेस कर देंगे 3Q2। तो दोस्तों नई फोर्स क्या बनेगी, F2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, कि Q1 की जगह पर क्या आएगा 3Q1, Q2 की जगह पर 3Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों क्या होगा 3 इंटू 3 9 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी जगह पर दोस्तों F पुट कर देंगे तो हमारी जो न्यू फोर्स है दोस्तों वो क्या हो जाएगी 9 टाइम्स हो जाएगी। दोस्तों आई होप कि आपको ये सारे केसेस समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों जितने भी पॉसिबल केसेस हैं जो बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन ये क्वेश्चन समझ में आया है और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तभी आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि दोस्तों आप जानते हो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज जो दोनों ही इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, एंड अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जिनके बीच की डिस्टेंस दोस्तों स्मॉल होती है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, जनरली जिसको दोस्तों हम 2a लेते हैं। ये है क्वेश्चन दोस्तों। अब इसमें क्या बोला है दोस्तों, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। इसका डाइपोल मोमेंट P दे रखा है दोस्तों। आप सभी को पता है डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है दोस्तों। इधर की तरफ होगा हमारा डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी दोस्तों इस टाइप से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हो गई नेगेटिव से पॉजिटिव। इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है दोस्तों। सपोज करो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों, ये हमारे पास ई वेक्टर, इसको इसके अंदर रख दिया है और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है दोस्तों, पैरेलल इस तरीके से। सपोज करो दोस्तों ये हमारा जो है ये है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये नेगेटिव क्यू है और ये पॉजिटिव क्यू है दोस्तों। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो दोस्तों कि जो हमारा डाइपोल है इस तरीके से रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में और हमारा डाइपोल भी एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो गई। और जब दो चीज़ें दोस्तों एक ही डायरेक्शन में होती है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो इसने पूछा दोस्तों व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक
सॉरी टॉर्क क्या होगा दोस्तों। दोस्तों आपने इसका एक डेरिवेशन पढ़ा होगा, सॉल्यूशन करते हैं। इसके डेरिवेशन में दोस्तों एक टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आता है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, टॉर्क इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे दोस्तों तो क्या होता है, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में होता है दोस्तों। ये जो टॉर्क है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है दोस्तों, अगर इसकी हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल अप्लाई करते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ये वाला रूल अप्लाई करते हैं दोस्तों। ये क्या कहता है दोस्तों, आप जानते होंगे ये हमारी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड। अगर हमारे पास एक वेक्टर हमारा इधर है ए वेक्टर और इधर है हमारा बी वेक्टर दोस्तों, तो जब भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो हमेशा एक तीसरा वेक्टर निकल के आता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। ये वाला जो वेक्टर होगा दोस्तों, ये सपोज करो ये सी वेक्टर है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दोस्तों वो सी वेक्टर के इक्वल होगा। यानी कि हमने यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, तो इसका मतलब टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। और ये कहाँ से निकलता है दोस्तों, राइट हैंडेड स्क्रू रूल से। दोस्तों नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसके बहुत सारे केसेस आपको सॉल्व कराऊंगा। ये तो सिर्फ एक ही केस दिया हुआ है, मैं इसको आपके इसके अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें क्या है दोस्तों, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। ये थीटा क्या है दोस्तों, ये एंगल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस केस में तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। यदि मैं इस डाइपोल को ऐसे थोड़ा टिल्ट कर देता हूं दोस्तों, मोड़ देता हूं, तो इसके बीच का एंगल, ये वाला जो एंगल होगा दोस्तों, यही हमारा एंगल होता है, ये थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी दोस्तों यहां पर क्या बोला उसने, पैरेलल रखा हुआ है, पैरेलल। पैरेलल में एंगल क्या होगा दोस्तों, 0, यानी कि इन पैरेलल कंडीशन, इन पैरेलल कंडीशन एंगल क्या होगा दोस्तों, एंगल होगा 0 डिग्री। एंगल पे ही डिपेंड करता है दोस्तों, जो टॉर्क लगेगा वो एंगल पे ही डिपेंड करेगा। और हमारा जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, वो भी एंगल पे ही डिपेंड करता है। हमारा टॉर्क मैक्सिमम कब होगा वो भी एंगल पे ही डिपेंड करता है, मिनिमम कब होगा वो भी एंगल पर है। तो दोस्तों इसमें कई सारे केसेस बनेंगे, 1 बाय 1 मैं आपको सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। इन पैरेलल कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, एंगल की वैल्यू 0 हो जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी दो क्वांटिटीज पैरेलल होती है दोस्तों, तो उनके बीच का एंगल हमेशा ही 0 डिग्री होता है। और अगर वो एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल मतलब एक की डायरेक्शन इधर हो और एक की डायरेक्शन इधर हो, तो इनके बीच का एंगल दोस्तों 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री का होता है। और परपेंडिकुलर आप जानते हैं दोस्तों, अगर एक क्वांटिटी इधर है एक इधर है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा दोस्तों, 90 होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना ध्यान से कि अगर पैरेलल हो या सेम डायरेक्शन दी हो तो 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन दी हो तो 180 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर दे रखा हो तो दोस्तों 90 डिग्री होता है। इस केस में क्या है दोस्तों, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। क्या निकल के आता है, पीई साइन 0 डिग्री। दोस्तों आपको साइन 0 की वैल्यू पता होगा, ये 0 होती है, तो पीई मल्टीप्लाई बाय 0, देन वी गेट टॉर्क 0। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, तो उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। जब टॉर्क ही नहीं लगेगा तो हमारा डाइपोल सिंपल ही ऐसा रखा रहेगा हमेशा के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम में होगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि वो मूव ही नहीं करेगा दोस्तों। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको मूव नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल 0 है, हमने एंगल की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दिया तो टॉर्क आ गया 0। टॉर्क 0 का मतलब क्या है दोस्तों, कि हमारा जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा दोस्तों, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है वो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो दोस्तों आप उसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन में जवाब देना, जब उसके उन दोनों के बीच का एंगल जीरो हो, या कहना जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तीसरा केस, तीसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तब हमारा जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। या कह सकते हैं हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो तब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। या इस तरीके से भी कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि ये इसके डायरेक्शन में है। इन सभी बातों का सेम मतलब है कि एंगल हमारा 0 होगा, और जब हमारा एंगल 0 होगा तो हमारा टॉर्क क्या आएगा दोस्तों, 0, और यही हमारा क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई थिंक दोस्तों आपको एक केस क्लियर हो गया होगा। इसको मैं केस नंबर 1 दे रहा हूँ दोस्तों, ये हमारा केस नंबर 1 है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। यदि मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, किस तरीके से कर दूं दोस्तों, यदि वो ये पूछ ले कि अगर परपेंडिकुलर है कि हमारा टॉर्क बताओ, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज परपेंडिकुलर, सॉरी दोस्तों, ये हमारा केस नंबर 1 है दोस्तों। केस नंबर 2 में क्या कह सकता है वो, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कह सकता है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन उसके ऊपर टॉर्क क्या लगेगा दोस्तों। तो केस नंबर 2 क्या बनेगा, केस नंबर 2 बनेगा दोस्तों, इफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि दोस्तों अगर हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, या फिर आप कह सकते हो कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, देन हमारे पास टॉर्क क्या निकल के आएगा दोस्तों। यदि दोस्तों परपेंडिकुलर है तो एंगल की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 90 डिग्री होगी, सॉरी 90 डिग्री। तो अब आप यहाँ पर इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दीजिए, टॉर्क इक्वल टू PE sin 90, और दोस्तों sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये हट जाएगा दोस्तों, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों PE। और ये ही दोस्तों आप सभी को पता है साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा की जो दोस्तों रेंज होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, कम से कम वैल्यू -1 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 हो सकती है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1। जब इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू ये साइन थीटा मैक्सिमम होगा, उसी टाइम पे टॉर्क भी हमारा क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम। तो यही टॉर्क हमारा क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम टॉर्क होता है। यानी कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, देन उस पर जो टॉर्क लगता है दोस्तों वो मैक्सिमम कब होता है, तो मैक्सिमम कब होगा दोस्तों, व्हेन द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमारा डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो और डाइपोल हमारा इस तरीके से रखा हुआ हो, तब उस पर जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। और जब टॉर्क मैक्सिमम लगेगा दोस्तों तो क्या होगा, वो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। हमारा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा दोस्तों, अपनी डायरेक्शन में इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, और जब ये रोटेट करेगा दोस्तों तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो दोस्तों यही कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों आपसे वो स्पेशल इसी क्वेश्चन को बहुत मस्ट दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, वो आपको क्या बोल रखा है इसमें, यदि डाइपोल हमारा परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एंगल हमारा 90 है, एंगल 90 है तो आप यहाँ पे 90 पुट कर दीजिए, और टॉर्क की वैल्यू क्या निकल के आएगी, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू PE, यानी कि हमारा ये टॉर्क हो गया मैक्सिमम। और इस जब हमारा टॉर्क मैक्सिमम लगेगा तो हमारा डाइपोल दोस्तों रोटेट करने की कोशिश करेगा, और रोटेट कौन करेगा दोस्तों, हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब वो रोटेट करेगा तो इसी कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि दोस्तों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमारा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये इसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, अपनी डायरेक्शन में इसको लगाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से मतलब पहले ये 90 पे था, इसको 0 डिग्री बनाने की कोशिश करेगा। इसी टाइप से दोस्तों
केस नंबर 3 क्या बन सकता है? अभी हमारा डाइपोल कैसे रखा हुआ था, -q इधर था, +q इधर था, यानी कि इसकी डायरेक्शन थी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था। अगर मैं इस डाइपोल को इस रिवर्स कर देता हूं, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इधर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि अगर ये ऐसे था तो ऐसे कर देते हैं, तो डाइपोल की डायरेक्शन तो इधर होगी दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर, और जो कि ये केस दिखाई दे रहा है। इस केस में दोस्तों एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो केस नंबर 3 में क्या करेंगे दोस्तों, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, 180 डिग्री। दोस्तों केस नंबर 3 क्या है हमारा, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमारा जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है। कहने का मतलब दोस्तों इस तरीके से है, यदि हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, तो हमारा डाइपोल दोस्तों इधर रखा हुआ है इधर, और हमारा पहले इधर माइनस था, तो इधर दोस्तों हमने +q रख दिया है और इधर -q, तो डाइपोल मोमेंट तो दोस्तों इधर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर। तो इस तरीके से दोस्तों इनके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यदि आप इसको यहाँ पुट कर देते हैं, देन PE sin 0, तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, sin 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू जो 0 होती है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। दोस्तों यहाँ पर टॉर्क तो 0 आ गया, लेकिन जो हमारा डाइपोल है अब उसकी डायरेक्शन तो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है। मैंने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कोशिश करता है डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में बनाने की, अपनी डायरेक्शन में शिफ्ट करने की। तो दोस्तों ये क्या करेगा, इस डाइपोल को ये ऐसे रखा हुआ था, इसको 180 डिग्री पे घुमाने की कोशिश करेगा। जब इसको घुमाने की कोशिश करेगा तो इट मीन्स, क्यों दोस्तों, इस पर नेट फोर्स 0 नहीं है, टॉर्क तो 0 है लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं है, तो वो क्या करेगा, डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। देन हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करने की, ये भी दोस्तों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की ही कंडीशन होती है, क्योंकि दोस्तों स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होगा जहां पर हमारा डाइपोल रोटेट नहीं कर रहा है, रेस्ट में रखा हुआ है। दोस्तों अनस्टेबल का मतलब जहां पर हमारा डाइपोल रोटेट कर सकता है, यानी कि आपने यहाँ पर 3 केस देखे दोस्तों। केस नंबर 1 था जब हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा होता है तो टॉर्क 0 होता है और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब हमारा टॉर्क 90 डिग्री पर रखा होता है तो एंगल की वैल्यू 90 होती है और sin 90 की वैल्यू 1, तो टॉर्क हमारा मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम टॉर्क होगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। एंड अगर हमारा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो टॉर्क तो 0 होता है लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों होता है अनस्टेबल, क्योंकि हमारे डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, और जब ये रोटेट होगा इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो दोस्तों आई थिंक ये तीनों केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में इन तीनों केसेस में से कोई सा भी केस आ सकता है। मैंने इस क्वेश्चन को केवल आपको आंसर ना देकर बहुत अच्छे से तीनों केसेस को सॉल्व कराया। दोस्तों जो भी केस आपके एग्जाम में आए आप उस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर दोस्तों एक साथ ही 3 क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, एक ही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ए चार्ज ऑफ, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक चार्ज में जो कि कितना है -1 कूलम, -1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों। या फिर हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन चार्ज ऑफ -1 माइक्रो कूलम भी बोल सकता है दोस्तों वो। ये क्वेश्चन दोस्तों इन ईयर्स में आए हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन -16 मिली कूलम। दोस्तों तो आपको किसी तरीके दे सकता है, कूलम में दे सकता है, माइक्रो कूलम दे सकता है, 16 कूलम दे सकता है, और दोस्तों जरूर नहीं कि वो आपको 1 कूलम ही दे, यहाँ पर आपको 5 दे सकता है, 10 दे सकता है, जो भी देगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर दोस्तों ये लिया है क्योंकि यही डाटा क्वेश्चंस पेपर में एग्जाम्स में आया हुआ है। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक ही वो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए दोस्तों। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है दोस्तों, किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का, Q = NE। यानी कि दोस्तों जब भी
एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होगा, यानी कि जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या 5 का होगा। ऐसा नहीं कि दोस्तों 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए, 5/2 का हो जाए, 3/2 का हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों, हमेशा इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। यही हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है दोस्तों। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ही ये क्वेश्चन बेस्ड है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है दोस्तों? इट स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये कोई इंटीजर है दोस्तों, मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई की वैल्यू आपको पता ही है दोस्तों कितनी होती है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलम ई की वैल्यू होती है दोस्तों। यही हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है और ये प्लस माइनस होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इंटीजर हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, -1 कूलम। तो दोस्तों कूलम यानी कि चार्ज हो गया, क्योंकि कूलम की यूनिट क्या होती है, सॉरी चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 कूलम। ये हमारी Q की वैल्यू दे दी उसने। क्या पूछा है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N की वैल्यू पूछी हुई है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसमें Q और N आता हो। एक ही फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो क्या कहता है दोस्तों? Q = NE। वी नो दैट Q = क्या होता है, NE। यहाँ से मुझे N फाइंड आउट करना है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, Q/E। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू क्या है दोस्तों, -1 E की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, कूलम। E की वैल्यू होती है -1.6 10⁻⁹। मैंने माइनस क्यों लिया दोस्तों? उसने इलेक्ट्रॉन्स पूछा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो दोस्तों माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, कूलम से कूलम, यानी क्योंकि नंबर है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, 1/1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। दोस्तों सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल तरीका क्या है, पहले इस 0 को रिमूव कर दीजिए, 10 आ जाएगा। इसके बाद 2 से कैंसिल करिए, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। नाउ 5/8 मल्टीप्लाई बाई 10, इसकी पावर 10 की पावर -19 है। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा दोस्तों तो आपको पता है पावर का साइन बदल जाता है। अगर 10 की पावर -19 है तो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस की पावर हो जाएगी दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 को 8 से डिवाइड करेंगे। 5 को 8 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 0.625 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ दोस्तों। या तो आपका ऑप्शन में ये आंसर दे रखा होगा, अगर ये नहीं होगा दोस्तों और क्या कर सकते हैं इसमें हम, अगर हम यहाँ से 0.625 मल्टीप्लाई, यहाँ से हम एक 0 को ले लेते दोस्तों, 10⁻18 × 10। अगर इस 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यही हमारा दोस्तों रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसमें क्या क्या था दोस्तों कि हमें एक चार्ज दिया हुआ था -1 कूलम, और हमसे क्या पूछा था कि -1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा Q की वैल्यू दी हुई है, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है एक फॉर्मूला Q = NE होता है, यहाँ से मुझे N फाइंड आउट करना है। E को इसके अपॉन में ले जाएंगे, Q/E। Q की वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों -1 कूलम। 1 की जगह 5 होता तो मैं 5 पुट कर देता, 10 होता तो मैं 10 पुट कर देता। जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। इसके बाद मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट वही है, बस दोस्तों कि हमें यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड जो है ना, ये पैरामीटर, ये यूनिट थोड़ा चेंज करके दे दी है दोस्तों। वही क्या कह रखा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन ए चार्ज ऑफ -1 माइक्रोकूलम। आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर एक चार्ज दिया हुआ है -1 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का दोस्तों सिंबल ये होता है माइक्रोकूलम। आपको ये भी पता होगा कि माइक्रो को रिमूव करने के लिए दोस्तों 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी आपको कहीं पर माइक्रो दिया हो उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए आप 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर कभी भी आपको माइक्रो को लगाना हो तो 10⁻⁻6 से डिवाइड कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे Q की वैल्यू दी हुई है और क्या पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, N की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो इन द सिमिलर वे वी नो दैट
Q इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, NE। मुझे N फाइंड आउट करना है, Q अपॉन E। Q की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, -1 इंटू 10⁻⁶ अपॉन E की वैल्यू क्या होती है, -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। इसके बाद दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। मैंने आपको बताया ये 10⁻⁻19 है, इसको ऊपर लेके जाओगे आप तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद इस पॉइंट को हटाओगे, ये इसको सॉल्व करोगे, 2 से 8 बार कटेगा, 2 से 5 बार। ये दोस्तों 5/8 मल्टीप्लाई बाई, दोस्तों यहाँ पे पावर 19 है और यहाँ पे पावर -6 है। आपको पता होगा जब सेम क्वांटिटी जिनका बेस सेम हो तो उनकी पावर मल्टीप्लाई होती है, जब वो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा x इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स की क्यूब, इनका बेस सेम है दोस्तों और मल्टीप्लाई करनी है तो क्या होता है, उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। 3 + 2 = x⁵। ऐसे ही आप इनकी पावर को ऐड कर दीजिए, -6 + 19। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.625 मल्टीप्लाई 19 में से 6 गया तो दोस्तों 13 आ जाएगा। तो दोस्तों या तो आपका ऑप्शन ये होगा, आपका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, या फिर आप यहाँ से एक 0 को रिमूव करके यहाँ पर लगा दीजिए और इस पॉइंट डेसिमल पॉइंट को आगे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हमारे पास दोस्तों ये आंसर दिया होगा। 2 पॉइंट पे वो 2 डेसिमल पॉइंट को भी शिफ्ट कर सकता है यहाँ से 2 0 लेकर के। वो आप अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि क्या पूछा हुआ है और ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। दोस्तों इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या करना है दोस्तों, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन -16 मिली कूलम। इस बार हमें क्या यूनिट दिया दोस्तों, मिली कूलम। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, Q इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -16 मिली कूलम। इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, -16 मिली कूलम। वही दोस्तों सेम चीज़ पूछी हुई है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम क्वेश्चन लगाना है दोस्तों, वी नो दैट Q इक्वल टू क्या होता है, NE। यहाँ से N की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन E। अब Q की वैल्यू क्या पुट करनी है, -16। अच्छा, मिली कूलम को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। माइक्रो को हटाने के लिए करते हैं -6 से, 10⁻⁻6 से, और मिली कूलम को रिमूव करने के लिए करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 16 × 10⁻³ अपॉन E की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, हमें पता है -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। मैंने आपको बताया दोस्तों पहले डिजिट्स को अलग कर लीजिए, पावर्स को अलग कर लीजिए। 16 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसकी पावर -19 है, ऊपर ले जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी पावर। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इस पॉइंट को रिमूव कर दीजिए यहाँ पे, इसको ये 16 से 10 टाइम्स चला जाएगा, 10 × 10⁻⁻⁻। अब मैंने बताया था पावर को ऐड कर देते दोस्तों, -3 + 19, तो 19 में से दोस्तों 3 गया तो आ जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम दोस्तों सॉल्व भी कर सकते हैं और आगे 10 की पावर कुछ नहीं दिखाई दे रही तो 1 दिखाई देती है। जिसकी पावर कुछ भी ना हो वहाँ 1 तो होता ही है दोस्तों। 10 की पावर 1, 10 की पावर 16, तो दोस्तों हो जाएगा 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स दोस्तों -16 मिली कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये तीनों ही क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे दोस्तों। वो आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, चार्ज को आपको कूलम में भी दे सकता है, माइक्रो कूलम में भी दे सकता है और सिर्फ मिली कूलम में भी दे सकता है। आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन में डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि दोस्तों आपको एक क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर दिया हुआ है दोस्तों जिसका कैपेसिटेंस 50 पिकोफैरड है, इज चार्ज्ड टू, उसको चार्ज कर दिया गया है ए पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट, उसको चार्ज किया गया है जब तक उसको वोल्टेज 20 वोल्ट नहीं हो जाए। डिटरमाइन द, और जब हमने उसको चार्ज कर दिया तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी इकट्ठी हो गई है वो निकालना है।
चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और उस कैपेसिटर का कितना चार्ज है। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में एक कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है दोस्तों, विच स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों, एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने अंदर एनर्जी को इकट्ठा करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज के रूप में अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। दोस्तों आपने अपने घरों में देखा होगा जो आपका छत का जो फ़ैन होता है दोस्तों, उसमें एक कैपेसिटर होता है। वो कैपेसिटर क्या करता है दोस्तों, जब आपकी लाइट आ रही होती है उस टाइम पे तो वो चार्ज हो जाता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है चार्ज के रूप में। और जब लाइट चली जाए उसके बाद जब दोबारा लाइट आती है तो आपने देखा होगा जब भी आप बटन को प्रेस करते हो तो पंखा चलने से पहले जो हमारा फ़ैन है चलने से पहले एक झटका सा लगता है उसके अंदर। तो दोस्तों वो झटका कहाँ से आता है, जो कैपेसिटर ने पहले एनर्जी को स्टोर किया था वो उसी एनर्जी को दे देता है पहले कैपेसिटर को, उस फ़ैन की मोटर को। क्योंकि दोस्तों जो हमारी पावर सप्लाई आती है उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो फ़ैन की मोटर को एक रोटेशन दे सके, उस रोटेशन को देने का काम करता है कैपेसिटर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर एक्चुअली में है क्या। और कैपेसिटर क्या करता है दोस्तों, जब हम इसको चार्ज करते हैं तो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। यानी कि दोस्तों हम ये क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, उस टॉपिक पर बेस है दोस्तों। आप लोगों ने +2 क्लास की फर्स्ट यूनिट में, इस फर्स्ट यूनिट के डी पार्ट में जो 4th पार्ट है उसके अंदर एक डेरिवेशन किया होगा जिसमें आप एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर निकालते हो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमने पढ़ रखा है दोस्तों, वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दोस्तों वो क्या होती है, U = 1/2 CV²। आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों ½ CV²। एंड दोस्तों एक फॉर्मूला और होता है Q = CV। दोस्तों यहाँ पर C क्या है, कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटर का, V क्या है पोटेंशियल, और Q क्या है चार्ज, U क्या है हमारे यहाँ पे एनर्जी है जो उसके अंदर स्टोर हो जाती है दोस्तों यहाँ पर हम इसके कई फॉर्मूलेज और ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, यदि मैं यहाँ से C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ Q/V, अगर C की वैल्यू निकालते हो तो V को इसके नीचे लेके जाओ, C = हो जाएगा Q/V, और हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/2, C की जगह पर क्या पुट कर दोस्तों Q/V × V²। V से V कैंसिल होगा दोस्तों, तो क्या आएगा 1/2 QV। दोस्तों एक फार्मूला और निकल के आ गया एनर्जी स्टोर का, वो हम ये फार्मूला कब यूज करेंगे दोस्तों, जब हमें चार्ज और वोल्टेज दी होगी। एक फार्मूला और ड्राइव कर सकते हैं। अभी तो दोस्तों मैंने यहाँ से C की वैल्यू निकाली थी, यदि आप यहाँ से V की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, C को इसके अपॉन में ले आके Q/C, और इस V की जगह पर इसको रिप्लेस करते हो, देन वी गेट 1/2 C × V² है, इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों Q²/C²। एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो एक एनर्जी का फॉर्मूला और आ जाएगा 1/2 Q²/C। दोस्तों ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। मैंने आपको एक ही फॉर्मूले से बाकी दोनों फॉर्मूले को ड्राइव करना सिखा दिया है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या क्या डाटा दिया हुआ है, गिवन डाटा क्या है, आपको गिवन डाटा है कैपेसिटेंस दिया हुआ है दोस्तों। कैपेसिटेंस होता है C से डिनोट करते हैं, C = दे रखा है 50 पिकोफैरड। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जब हम पिकोफैरड को रिमूव करते हैं दोस्तों तो उसके लिए हम 10⁻⁻10 फैरड ये अप्लाई करते हैं दोस्तों, सॉरी 12 पुट करते हैं दोस्तों। माइक्रोफैरड होता है दोस्तों, अगर ये हमारे पास 50 माइक्रोफैरड होता तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया पहले भी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें C की वैल्यू दी हुई है एंड पोटेंशियल यानी कि V की वैल्यू दी हुई है दोस्तों। पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, तो हमें C दिया हुआ है और V दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है एनर्जी स्टोर्ड। तो दोस्तों एक ऐसा फॉर्मूला, इन तीनों फॉर्मूले में से एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें C और V आता हो। तो दोस्तों C और V तो इसी में आ रहा है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 CV²। दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 1/2 C की वैल्यू क्या है दोस्तों 50 × 10⁻⁻12 इंटू V की वैल्यू क्या है दोस्तों 20 का स्क्वायर। दोस्तों ये 2 से 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा,
25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 400 होता है। अगर मैं 25 से इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों ये 10,000 आ जाएगा दोस्तों। 10,000 को हम ले सकते हैं 10 की पावर 4। अब दोस्तों मैंने आपको बताया यदि बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं 4 प्लस -12 तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 4 -12 10 की पावर 4 में से माइनस का 8 और एनर्जी की यूनिट क्या होती है दोस्तों जूल होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों 10 की पावर -8 जूल। तो दोस्तों ये तो हमारा पार्ट नंबर 1 हुआ है दोस्तों जिसमें हमने क्या निकाला है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। दोस्तों ये केवल इसके लिए केवल बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/2 CV² क्योंकि हमें C और V ही दिया हुआ है इसके अंदर। दोस्तों इसका पार्ट नंबर बी क्या है, पार्ट नंबर बी में क्या पूछा दोस्तों चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यू पूछा हुआ है क्यू। दोस्तों मैंने आपको बताया कैपेसिटेंस के अंदर कैपेसिटर के केस में एक बहुत ही मोस्ट कॉमन फॉर्मूला होता है Q = CV। तो दोस्तों यहाँ पर हमें C भी दिया हुआ है और V भी दिया हुआ है तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं Q = CV। C की वैल्यू क्या है दोस्तों 50 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर ऑफ -12। V की वैल्यू क्या है दोस्तों 20 वोल्ट और चार्ज की यूनिट क्या होती है दोस्तों कूलाम होती है। तो 50 × 20 ये हो जाएगा दोस्तों 1000 × 10 रेज टू द पावर ऑफ -12। इसको 1000 को लिख सकते हैं दोस्तों 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 12 कूलाम। इसके बाद दोस्तों पावर को ऐड कर देते हैं 3 + -12 10 की पावर 3 प्लस माइनस 3 - 12 हो जाएगा 10 की पावर -9 कूलाम। तो इस तरीके से दोस्तों हमने चार्ज भी फाइंड आउट कर लिया, एनर्जी स्टोर्ड भी फाइंड आउट कर ली और हमने इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीख लिया कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है और वो एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है और उसके एनर्जी स्टोर के जो डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं वो क्या होते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। इस लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। हमने इस लेक्चर में दोस्तों आपको काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है और हमने केवल उनका आंसर्स आपको ना देकर उनका एक अच्छे से इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको उनका एक्सप्लेनेशन दिया है दोस्तों। और यदि आपको हमारे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया है और यदि आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोज़ में भी हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करें जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते दोस्तों, आपके लिए हम हर यूनिट वाइज सारी की यूनिट्स की फिजिक्स की जितनी भी यूनिट्स हैं हमारे 10 यूनिट्स हैं, हर यूनिट का चैप्टर वाइज जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो कि इस बार एग्जाम्स में आने वाले हैं उन सभी को सॉल्व कराएंगे दोस्तों। और यदि आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है दोस्तों तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आपके लिए और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि यदि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जो भी हमारी कल या 1-2 दिन के अंदर जो वीडियो आएगी दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और आपको पता नहीं चल पाएगा कि वीडियो आई भी है कि नहीं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों हम इसी जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक उसी के और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर के अंदर दोस्तों मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराया है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों, सभी एग्जाम्स के अंदर आते हैं उनको सॉल्व कराया है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों उसमें हम यूनिट एंड डायमेंशन जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व कराएंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उन सभी को ईयरली वाइज चैप्टर वाइज सब तरीके से सॉल्व कराएंगे दोस्तों ताकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। अब दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरी है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम अगली जो वीडियो होगी उसमें आपको वो जो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको इन सीरीज़ के बाद कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ चाहिए। तो चलिए दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।